साथ बदलते भारत की शान। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा शो मंडी.com एक बार फिर, जिसमें हम बातचीत करते हैं किसी न किसी एक ऐसे कृषि से जुड़े विषय पर जिस पर हमें लगता है कि थोड़े गहराई से और व्यापक तौर पे विचार करने की ज़रूरत है। आज भी एक ऐसे ही विषय पर हम बातचीत करेंगे। ये विषय जुड़ा हुआ है एग्री मार्केटिंग से, क्योंकि एग्री मार्केटिंग एक तरह से अगर देश की आज़ादी से बात करें तो हम कृषि के लिहाज से एक तीसरे बड़े दौर में प्रवेश कर चुके हैं। पहला दौर तो वो था जब आज़ादी के बाद हमारे यहाँ उत्पादन की दिक्कत थी, और जो हम बहुत मशहूर है कि किस तरह से हमें सामान्य खाने पीने की चीज़ें भी और चावल गेहूं तक आयात करना पड़ता था। फिर हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960 के दशक की शुरुआत में, और फिर हमने अगले कुछ दशकों में देखा कि उत्पादन इतना बढ़ा कि हम कई सारी कमोडिटीज़ में, कई सारे अनाज से जुड़े और दूसरे जो कृषि उपज हैं उनमें हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए। लेकिन वहाँ से आगे अब एक तीसरे दौर की शुरुआत हुई है, जिसमें अब हम यानी जो इस देश में कृषि से जुड़े लोग हैं वो ये पूछने लगे हैं कि उत्पादन तो बढ़ गया, सबको खाना भरपेट मिल रहा है, लेकिन क्या सच में जो उस उत्पादन के लिए जिम्मेदार है उसका पेट भरा है? यानी क्या सच में किसान को उसकी उपज का सही कीमत उसकी मिल रही है? और इसके लिए ये लगातार ज़रूरत महसूस की जा रही है कि कृषि मार्केटिंग यानी कृषि विपणन को जिस स्तर पर ये चल रहा है उसके एक अगले स्तर पर लेके जाया जाए। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान को आज हमने अपने साथ स्टूडियो में जोड़ा है। ये मेहमान जो है उनका हम परिचय आपसे करा देते हैं, जिनका कि राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय, एक तरह से कहा जाए तो तीनों ही स्तरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां ये संभाल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जे.एस. यादव हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर जे.एस. यादव हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देश के लिहाज से अगर देखें तो सारे जो राज्य हैं, सभी राज्यों में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स होते हैं उनके नेशनल काउंसिल, जो राष्ट्रीय परिषद है, उसके भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसे कोसाम्ब कहते हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो वर्ल्ड यूनियन होलसेल मार्केट, इसके भी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर यादव, एक बार फिर आपका स्वागत है। और डॉक्टर यादव, जिस तरह से आपने तीनों लेवल्स की, यानी कि कहा जाए कि आप जो राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तरों की पॉलिसी मेकिंग में और साथ ही जो कुछ भी घट रहा है एग्री मार्केटिंग में, उन सब को गहराई से आप देखते हैं, और एक तरह से कहा जाए कि उनमें जो हो रहा है उनमें बहुतों में आपकी जिम्मेदारी भी है। आपसे मैं सबसे पहले एक सवाल, बहुत मोटा सवाल करूंगा कि एग्री मार्केटिंग का जो दौर जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब जो शुरू हो चुका है, जिसपे कि सरकार का भी बहुत सारा ध्यान है और किसान भी अब उस पर ध्यान देने लगा है, उसमें आप कितनी प्रगति देखते हैं अभी तक, और सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं आपके हिसाब से? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। अक्सर इस फील्ड में और इस बारीकी के साथ लोग हमारे यहाँ कम डिस्कस करते हैं कि तीनों के साथ ब्रिज बना के आप कैसे बढ़ें, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, नेशनल गवर्नमेंट का मिनिमम रोल है। इंटरनेशनल मार्केट अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने अपना स्टेट ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। नेशनल हमारी फूड बास्केट थी वो भी पूरी हो गई है, और वर्ल्ड लेवल पे हमारी प्रेजेंस की बहुत ज़रूरत है। हम फॉर्चुनेटली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करने लगी है। पिछले 20 साल में, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं
तो अब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, मिडिल ईस्ट पूरी हमारी तरफ देख रहा है, ईस्ट हमारी तरफ देख रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप हमारी तरफ देख रहा है। जो हमारे कंपिटिटर साउथ अमेरिकन कंट्रीज अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू और अप टू मैक्सिको थे, वो भी अब हमारे साथ कोलैबोरेशन की तरफ देखने लगे हैं। जहाँ तक हमारे मॉडल की बात है, हमारा मॉडल मार्केटिंग का दुनिया के मॉडल से डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मुख्य चीज़ें मैं आपको बताऊं। फर्स्ट तो ये बहुत क्लियर आप आज से दिमाग में डाल दें कि दुनिया की जो मंडियां हैं वो हमारी तरह मंडियां नहीं है। मंडियां मीन्स फल सब्जी की मंडियां। दूसरी चीज़, मंडियां मीन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ मंडियां चलाती है। उसका मतलब है कि वो कंज्यूमर ओरिएंटेड मंडियां होती है। कंज्यूमर को फूड सेफ्टी, कंज्यूमर को फूड सिक्योरिटी, कंज्यूमर का फूड डिस्ट्रीब्यूशन इजी, क्लोज टू डोर, क्लोज टू देयर रेजिडेंट्स इज देयर ऑब्जेक्टिव। हमारी मंडियां किसान के ओरिएंटेड मंडियां हैं। वी आर क्लोज टू द मार्केट, आई मीन टू द फील्ड्स, नॉट टू द कंज्यूमर डोर स्टेप। इसलिए हमारा मंडी सिस्टम APMC जो है वो फूड ग्रेन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों का है और हम किसान की तरफ हैं। तो एक तो मंडियों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, बट फिर भी दूसरा साहब आपको रोक रहा हूं कि क्या इसका कारण ये नहीं है कि क्योंकि हमारे यहाँ किसान आर्थिक तौर पे संसाधनों से बहुत कमजोर हैं, तो क्योंकि सरकारें उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहती थी कि वो कंज्यूमर सेंटर्स तक लेके आए, तो उनके पास वो सेंटर्स बनाए गए। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें भी हमने बदल होते हुए देखा है। हमने देखा है किसान रेल, किसान उड़ान, इस तरह की जो ये सप्लाई चेन को ठीक करने के जो स्टेप्स उठाए गए हैं, इनका किस तरह से आप असर होता हुआ देख रहे हैं? और क्या जो मॉडल की बात आप कर रहे हैं अब कुछ उसमें बदल आ रहा है? आपने बहुत सही कहा। मैं यही बताने चाहता था कि ये तो फैक्ट है, मंडियों का डिफरेंस है, लेकिन ये फैक्ट है कि हम रिसोर्सेज में कम हैं, हम साइज में छोटे हैं, हमारी प्रॉब्लम एग्रीगेशन की है, एंड इकोनॉमिक साइज ऑफ लॉट इज अवर बिग प्रॉब्लम एंड देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मैक्सिमम। इसलिए हमारी ये किसान रेल है, इसीलिए हमारे सप्लाई चेन सब्सिडाइज्ड है, इसीलिए हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जी, ये ताकि हमारे किसान को ये सपोर्ट मिले और हम वायबल कर सकें। दूसरा मेरा टॉपिक इनडायरेक्टली यही था कि हम डिफरेंट है रिसोर्सेज इन साइज में जी। तीसरा एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसान की रियलाइजेशन और प्राइस की बात करते हैं तो इसको हम फ्लो पैटर्न से लिंक करके देखते हैं। जिस कमोडिटी या जिस रीजन का प्रोड्यूस विद इन ब्लॉक तक सीमित रहता है उसको मान लिया एक्स प्राइस है। यदि वो आउट ऑफ ब्लॉक एंड विद इन डिस्ट्रिक्ट रहता है तो 5% एक्स्ट्रा। हमारा एक मोटा सा एनालिसिस है। ये बहुत रोचक विषय आपने उठाया है डॉक्टर साहब, यानी कि जितनी ज्यादा दूरी तक वो ट्रैवल कर पाएगा जो माल है उस पे उतना प्रीमियम मिलेगा। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटते हैं और डॉक्टर JS यादव से हमारी बातचीत जारी रहेगी। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। बहुत ही रोचक चर्चा आज हम कर रहे हैं कृषि मार्केटिंग पर, और जो कृषि मार्केटिंग, एग्री मार्केटिंग पर बात करने के लिए जिन विशेषज्ञ को आज हमने अपने साथ जोड़ा है वो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन की तरह हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था कि हरियाणा, देश और दुनिया तीनों ही लेवल्स पे उन्होंने अभी एक वर्तमान में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, और ये सब एग्री मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो डॉक्टर यादव, एक बहुत ही रोचक एक ऑब्जर्वेशन आप बता रहे थे ब्रेक पे जब हम गए, तो कि जैसे जैसे दायरा बढ़ता है जहां तक किसान अपनी फसल लेके जा सकता है, वैसे वैसे उसका उपज का दाम भी बढ़ता है। थोड़ा इस पे और गहराई से बताएं जरा। इसको हम टेक्निकल टर्म में जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कमोडिटी जितना बढ़ता रहेगा उतने रियलाइजेशन, नेट रियलाइजेशन खर्चे निकाल के भी वो ज़्यादा बढ़ेगी। और मोटा मोटा हमारा एनालिसिस ये है कि ब्लॉक से बाहर निकला तो 5%, डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल के विद इन स्टेट रहा तो आगे 5%, विद इन स्टेट रहा तो आगे 5%, आउटसाइड स्टेट विद इन कंट्री रहा तो आगे 5%, 25% का विद इन कंट्री तक रियलाइजेशन एक्स्ट्रा हो सकता है। उसके लिए हमें जो गवर्नमेंट को, अब जो गवर्नमेंट कर भी रही है और चाहिए भी, वो ये है कि हाईएस्ट पेइंग मार्केट ऑफ द डे हम डिस्प्ले करें ताकि किसान डायरेक्शन मूव कर सके और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस उसी डायरेक्शन में मूव कर सके। क्योंकि कुछ कमोडिटी ऐसी हैं कि ईस्ट का टाइम होता है तो वेस्ट में नहीं मिलता, वेस्ट का होता है साउथ में नहीं मिलता, तो हमें हाईएस्ट पेइंग मार्केट ऑफ द डे पोर्टल पे देख के और तब डायरेक्शन मूव करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके लिए तो शायद ये भी जरूरी होगा कि इस तरह के मार्केट्स हर जोन में या हर एक 200-400 किलोमीटर में इस तरह की मंडियां हो, क्योंकि अगर आज किसान को ये पता चल जाता है कि इंदौर में मान लीजिए सबसे अच्छे भाव उसके किसी भी, कहिए अमरूद के मिल रहे हैं, तो वो उसको वहां तक भेजते तक शायद उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेंगे, जिसमें कि वो भाव वहां से शायद नीचे आ जाए। तो इसको कैसे हाँ, नेचुरल फ्लो पैटर्न देखते हैं हम। कोई भी कमोडिटी का नेचुरल फ्लो पैटर्न है और इसका हम टेक्निकली इसको इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मार्केट निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज़ादपुर मंडी की हाईएस्ट हमारी इंटरडिपेंडेंसी नासिक मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, और वो भी मंथ वाइज, डेज वाइज फिक्स है, हमें रिकॉर्डेड है किन दिनों में कौन सा माल कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की मैपिंग करें तो फ्लो पैटर्न एंड उसकी इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मार्केट्स बहुत क्लियर है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कहा करता हूँ अक्सर कि मार्केट्स डजंट वर्क इन आइसोलेशन, दे हैव कार्डिनल लिंक्स, और कार्डिनल लिंक्स को मैक्सिमम परफॉर्मेंस लिंक्ड उसकी कैपेसिटी पे लाया जाए, उसके लिए हमें ये हर वक्त देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम हम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कमोडिटी का बढ़ाएं और किसान को ज़्यादा ज़्यादा इंश्योर करें। डॉक्टर साहब, जब भी बिजनेस की बात होती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार ने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया है। पिछले 8 साल में हमने देखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो लैडर है, जो उसकी सीढ़ियां हैं, उसमें भारत ने बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है। लेकिन इसी बिजनेस को अगर कृषि के क्षेत्र में करना हो तो वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा बंधन दिखता है बहुत स्तरों पर। आपको क्या लगता है उस दिशा में कितना काम करने की जरूरत है और कैसे शुरुआत की जा सकती है? इसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगा, एक ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस इनसाइड द कंट्री, एक आउटसाइड। आउटसाइड वाले में बहुत से पैरामीटर्स हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। क्यों? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये फूड सेफ्टी का मामला होता है। जितने भी क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। फूड सेफ्टी में नॉट ओनली क्वारंटीन, इसके साथ हमारे पेस्टिसाइड परमिसेबल लिमिट्स भी हैं, वो भी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन, फिर हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी कंट्री में कोई पेस्टिसाइड अलाउड है, किसी में नहीं है। किसी में कोई पैकेजिंग लेबलिंग स्टैंडर्ड्स अलाउड है, किसी में नहीं है। तो हर कंट्री का स्पेसिफिक हमें उसी तरह प्रोड्यूस प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। डोमेस्टिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यस, हमारा अभी भी टफ है, क्योंकि एक मान लिया मैं और आप, हम दोनों मिलके पंजाब से गेहूं लेके केरला में देना चाहें तो वो डिफ़िकल्टी है। कहीं हमें सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस चाहिए, वो नहीं मिलता। कभी हम 2 डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस चाहिए, वो नहीं मिलता। एक स्टेट में अलाउड है, दूसरी में नहीं है। लाइक केरला में एक्ट
ही नहीं है तो हम वहाँ से DML किसका लें? यहाँ से पंजाब से लेते हैं तो वो लिमिट है, पंजाब की बाउंड्री तक सीमित है। तो इस तरह की अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। उससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म एंड फास्ट एंड एफिशिएंट यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं डेवलप हो रहा। जी, निश्चित तौर पे। तो इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने जो वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार का एक विजन भी दिया है, और उसी पे शायद जो सारे कामकाज हो रहे हैं, ई-नैम उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो उस पे काम चल रहा है। डॉक्टर साहब, 3 तरह के बहुत मोटे तौर पे एक वर्गीकरण करें जो कृषि उपज हैं, तो 3 तरह के इस लिहाज से, जो सप्लाई और मार्केटिंग के लिहाज से, एक तो हॉर्टिकल्चर है, दूसरा जो सीरियल्स हैं जिसमें कि आपके चावल और गेहूं जैसी चीज़ें हैं, और तीसरा तिलहन और दलहन जैसी कमोडिटीज़ हैं जिनके लिए हम बेसिकली आयात पर ही निर्भर हैं, और अभी भी उसमें उस लेवल पर, हालांकि दाल में बहुत सुधार हुआ है दाल के उत्पादन में, लेकिन अभी भी आयात पर निर्भर हैं। जब हम कृषि मार्केटिंग की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में सप्लाई चेन सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए अभी हरियाणा में सरकार बहुत बड़ा एक केंद्र बनाने पर भी काम कर रही है। उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप बताएं और दर्शकों को हमारे समझाएं कि उसके बनने से, एक तो कि उसका स्केल क्या है, और उसके बनने से हॉर्टिकल्चर में कितना फर्क आएगा, हॉर्टिकल्चर की मार्केटिंग का बुनियादी स्वरूप है वो कैसे बदलेगा? बहुत सही कहा आपने। ये सोच लगभग 10 साल पहले डेवलप हुई कि भी एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाए जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स का हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल हैंडलिंग और कमोडिटी का वो एक प्लेटफॉर्म हो, जिसमें देश को तो सप्लाई दे ही दे, वो इंटरनेशनल भी हो। तो हरियाणा सरकार ने उसका इनिशिएटिव लिया है, उसमें 14-15 स्टेट से हमारे पास माल आएगा, 12 स्टेट्स को जाएगा, लगभग 20 लाख मेट्रिक टन का टेंटेटिव वॉल्यूम हैंडल करने की प्लान है, जिसमें 2000 करोड़ के आसपास, 2.5 भी हो सकता है, के आसपास हरियाणा सरकार अपना लगा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 4,500-5 हज़ार करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। उसमें टोटल हो सकता है 2.5-3 साल तक और आगे 10,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो जाए। उसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेट की है, यानी एक तरह से वो उस तरह का एक केंद्र बन सकता है जिसकी बात आप कर रहे थे कि शुरू में, कि उस तरह के केंद्र होने चाहिए जहां से कि बाजार किसानों को ये क्यों मिल सके कि हाँ यहाँ पे क्या भाव है। और उस लिहाज से हॉर्टिकल्चर में खास तौर से जैसे प्राइस बेंचमार्किंग नहीं है, लेकिन शायद वो जो बाजार इतना बड़ा होगा वो प्राइस बेंचमार्क का भी काम करना। बहुत सही कहा आपने। मैं यहाँ पे एक और भी बात बताऊँ, ये पहला हिंदुस्तान का ऐसा मार्केट है जो APMC एक्ट से बाहर है। इसमें कोई मार्केट फीस नहीं होगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई ट्रेडर्स लाइसेंस नहीं होगा, ये किसी तरह की, बल्कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके इस मार्केट को आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ APMC एक्ट डिक्लेयर कर दिया। एक तरह से हॉर्टिकल्चर की SEZ जैसा ये काम करेगा, मतलब अगर उसको निर्यात वाला एंगल, और निर्यात ही नहीं, डोमेस्टिक का भी सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। बिल्कुल। आजादपुर को डीकंजेस्ट भी करेगा। आजादपुर के जो बड़े ट्रेडर्स जो एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी हैंडलिंग लाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, आइकिया, उनके लिए भी हमने सेपरेट प्रोविजन 10-10 एकड़ का सामने किया है। सफलता शायद इस तरह की और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में और मदद करेगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद डॉक्टर JS यादव से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एग्री मार्केटिंग के बारे में, और एग्री मार्केटिंग के
एक्सपर्ट कहिए और साथ ही सरकार के अंदर शामिल होकर नीतियों को बनते हुए देखना और उस पर अपनी राय देना, ये दोनों काम करने वाले डॉक्टर JS यादव हमारे साथ इस समय हैं। और जो देश के राज्यों के तमाम जो मार्केटिंग बोर्ड्स हैं उनके राष्ट्रीय परिषद के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर JS यादव। यादव साहब, हॉर्टिकल्चर की बात हमने की, जो दूसरा एक बड़ा वर्ग है जो फूड ग्रेन्स हैं, सीरियल्स है, वहाँ पे मार्केटिंग बहुत आसान है अपेक्षाकृत। किसानों को उसमें सुविधा होती है क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ है, उसका एक सप्लाई चेन फिर भी देश में बना हुआ है। लेकिन वहाँ अब एक समस्या ये आ रही है कि देश में बहुत सारे बड़े एग्री इकोनॉमिस्ट हैं जिनका कहना है कि उसका उत्पादन हम लोगों को नियंत्रित करना चाहिए और हॉर्टिकल्चर की ओर अपना ध्यान हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। इससे किसानों को ज़्यादा आमदनी भी होगी और शायद देश में जैसे पानी वगैरह की बचत होगी, जिसमें कि जैसे चावल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर मार्केटिंग से जोड़ें, क्या वास्तव में किसानों को वहाँ से हटा के हॉर्टिकल्चर पिलाने की ज़रूरत है? जो MSP का पूरा सिस्टम एक मार्केटिंग का उन वर्ग के कमोडिटीज के लिए बना हुआ है जहां से कि एक तरह से किसानों को एक निश्चिंतता मिलती है, तो ये सारा कुछ जो है वो ओवरऑल प्राइसिंग मैकेनिज्म में किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं इसके बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बहुत ज़्यादा हक में नहीं हूँ। इतना ही है कि जो बैलेंस अब चल रहा है इतना ही होना चाहिए। दूसरे, हमारे ICMR की रिक्वायरमेंट जितनी हमारी चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए, उस तक मैक्सिमम ले जाना चाहिए फल सब्जी को, उससे आगे नहीं। यदि आप गेहूं और चावल तक ले जाते हैं तो 60, 40, 70 हज़ार के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जबकि उसको किसान बाग से उसको 1.5 लाख तक 2 लाख तक एकड़ का मिल जाता है। वेजिटेबल में 70, 80 से 1.25 लाख तक मिल जाता है। यानी कोई भी मॉडल बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते, उस पर आपको आंखें खोल के और बराबर उसका असेसमेंट करते रहना पड़ेगा कितनी जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, अगर इन सारी जो चर्चा हमने कार्यक्रम के दौरान की है, अगर उसको समअप करते हुए मैं आपसे पूछूं कि भारत में एग्री मार्केटिंग के लिहाज से कौन सी ऐसी 3 बातें, कौन से ऐसे 3 कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए जिससे कि आपको लगता है कि अगले कुछ वर्षों में एक बड़ी छलांग हम इस क्षेत्र में लगा सकते हैं और ख़ासतौर से किसानों को और बेहतर भाव दिलाने के लिहाज से वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं? सबसे बड़ी है डिजिटाइजेशन एंड लिंकिंग इट विथ थर्ड पार्टी पेमेंट सेटलमेंट, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक। ये सेक्टर हमारा सबसे वीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है रिफॉर्म्स। हम अभी भी वर्ल्ड में हाईएस्ट रिफॉर्म वाले कंट्री में 78-79% रिफॉर्म्स वालों में है, जबकि वर्ल्ड 5, 7, 10, 15 में है। तो रिफॉर्म्स को लिबरेट करके लाना चाहिए। और तीसरी, वर्ल्ड मार्केट से लिंक करने के लिए हमें डेडिकेटेड जो एडवांस हमारे ट्रेडर्स हैं, एडवांस फार्मर्स हैं, उनको डायरेक्ट ऑफ टेक के लिए तैयार करें। हमारे जो जितने एयरपोर्ट्स हैं उनसे हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ के लिए IL-76 एयरक्राफ्ट भर भर के डेली जाएं। उनसे पीछे हमारी प्रोटोकॉल्स एंड प्रैक्टिसेस भी इम्प्रूव होंगी और इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस भी होगी। अभी तक हम केवल 2 ही एयरपोर्ट से ही माल भेज रहे हैं। ये जितने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, IL-76 का मतलब 1 किलोमीटर का रनवे जिसका भी है, वहाँ से ऑफ टेक करें और यूरोपियन कंट्री, मिडल ईस्ट या पर्टिकुलरली रशियन कंट्रीज़, इनमें एक्सपोर्ट करें। ये एक रूट, ये तीनों इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से पैरेलल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर JS यादव आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ये थे डॉक्टर JS यादव, कोसाम्ब के मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही वर्ल्ड यूनियन होलसेल मार्केट के डायरेक्टर, जो हमारे साथ आज कार्यक्रम में एग्री मार्केटिंग पर बात कर रहे थे। और डॉक्टर यादव ने वैसे तो पूरे कार्यक्रम में ही कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन आखिर में उन्होंने 3 बिंदुओं में 3 कदम भी सुझाव दिए जिनको कि तुरंत करके और किसानों की आमदनी और दूसरे जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए एक वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, उन सबको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।